नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जिस अध्याय को जान रहे थे, संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और बातों को जानेंगे। यहाँ संविधान की प्रस्तावना में कुछ जो पदों का प्रयोग किया गया है, हम उसे विस्तारित करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर कुछ बातें जो कही जा रही हैं जिसको विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में जाना था कि भारत के संविधान की उद्देशिका में शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के लोगों को बताया गया है। भारत के लोगों को शक्ति का स्रोत बताया गया है। उसके पश्चात हमने जाना था कि यहाँ पर शासन का स्वरूप जो है बताया गया है कि हम भारत को जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो ये कुछ पद हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, हमें इन्हें जानना चाहिए, इनकी व्याख्या को समझना चाहिए कि भारत को क्या बनाने की बात यहाँ पर की गई है। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है? तो इन बातों को जानने के लिए देखें, सबसे पहले हम प्रभुत्व संपन्न को जानेंगे कि प्रभुत्व संपन्न भारत का होना, इसका क्या तात्पर्य है। तो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य होता है कि भारत के हर मामले में, हर विषय पर भारत पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत के आंतरिक मामले हों, बाह्य मामले हों, हर प्रकार के मामले, उस पर भारत निर्णय लेने को स्वयं स्वतंत्र है। वह किसी बाह्य पक्ष या किसी अन्य पक्ष से प्रभावित नहीं हो सकता है। वह स्वतंत्र रूप से अपने हर विषय पर, हर मामले पर निर्णय ले सकता है। तो यह भारत की प्रभुत्व संपन्न की स्थिति है। तो आंतरिक मामले, अगर प्रभुत्व संपन्न की बात करें, भारत हर प्रकार से अपने कुछ आंतरिक मामले हो सकते हैं किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले, और कुछ बाह्य मामले हो सकते हैं। देखें, आंतरिक और बाह्य मामलों से क्या तात्पर्य है। आंतरिक ऐसे मामले जैसे राष्ट्र के भीतर आर्थिक मामले हैं, हमारे राष्ट्र के अपने, हमारे राजनीतिक मामले हैं, हमारी कुछ राजनीतिक मामले हो सकते हैं, हमारे जो है सांस्कृतिक मामले हो सकते हैं, सामाजिक मामले हो सकते हैं। तमाम जितने भी आंतरिक मामले हैं राष्ट्र के भीतर के, इन सब पर निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। इस पर भारत किसी अन्य पक्ष के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता है, बल्कि वह स्वतंत्र है इन पर निर्णय लेने के लिए। यह भारत की प्रभुत्व संपन्न होने की स्थिति है। इस प्रकार हम भारत को प्रभुत्व संपन्न कहेंगे। बाह्य मामलों की बात, यहाँ पर किसी संधि पर हस्ताक्षर करना हो, वैश्विक कोई संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसमें जुड़ना हो, ना जुड़ना हो, भारत उसमें स्वतंत्र है। वह उसमें सदस्यता लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। इस संदर्भ में भारत यदि स्वतंत्र है तो वह प्रभुत्व संपन्न है। कोई भी राष्ट्र यदि स्वतंत्र है इस संदर्भ में तो वह प्रभुत्व संपन्न है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति हो सकती है, शांति की स्थिति में, तमाम मुद्दे जो वैश्विक स्तर पर हैं, बाह्य मामलों के अंतर्गत हम इन्हें जान रहे हैं। और यदि हम स्वतंत्र रूप से इन पर निर्णय लेते हैं तो हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहे जाते हैं। इस दशा में हम प्रभुत्व संपन्न हैं। तो भारत क्योंकि इन सब मामलों में स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय को लेता है, इसलिए भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इस प्रकार हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। और संविधान की उद्देशिका में यही कहा गया है कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र इसलिए है क्योंकि वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। उस पर किसी बाह्य पक्ष का, किसी अन्य पक्ष का किसी भी प्रकार से कोई जो है हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अब यहाँ पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के पश्चात समाजवादी होने की बात की गई है। तो भारत को समाजवादी बनाने के लिए कहा गया है समाजवादी। ये समाजवादी से क्या तात्पर्य है?
तो समाजवाद को भी हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि समाजवाद जो बात यहाँ पर कही जा रही है भारत के संदर्भ में, समाजवाद से क्या तात्पर्य है। तो देखें समाजवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, कब हम किसी राष्ट्र को समाजवादी कहते हैं। यहाँ पर समाजवाद जब हम किसी राष्ट्र को कह रहे हैं तो यहाँ पर समाज को सर्वोच्चता की सर्वोच्चता, समाज की सर्वोच्चता होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज की सर्वोच्चता होती है। यहां पर समाज की सर्वोच्चता है संसाधनों का समाजीकरण है, यानी संसाधनों को बांट दो। समाज में सभी के लिए समान रूप से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, किसी के लिए अधिक नहीं, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। यहां पर जो है गरीब मजदूरों का शोषण नहीं, गरीब मजदूरों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। बात यह भी रखी गई है कि जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। समाजवाद समाज की सर्वोच्चता की बात कर रहा है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में उसकी सर्वोच्चता नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष या व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, समाज की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संसाधनों का समाजीकरण होना चाहिए और गरीब मजदूरों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। यदि संसाधनों का समाजीकरण होगा, सबके लिए संसाधन पूरे समाज के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे, तो गरीबों का शोषण नहीं होगा। तो ये गरीबों का यहाँ पर शोषण नहीं होना चाहिए। पूंजीवादी विचारधारा का ये विरोधी जो है विचार है, पूंजीवादी विचारधारा का विरोधी विचार है समाजवाद, यानी पूंजीवाद का पूरी तरह से यह जो है विरोध करता है समाजवाद। तो पूंजीवाद का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। वंचितों के लिए जो है उनके उत्थान के लिए यह समाजवाद एक विचार है। वंचितों के उत्थान के लिए, गरीब मजदूरों का शोषण ना हो, इस बात का, समाज की सर्वोच्चता हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। तो यहां पर समाजवाद की बात जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि संसाधनों का समाजीकरण होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कम और अधिक जो है उपलब्ध नहीं होना चाहिए, समाज में सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और संसाधनों का समाजीकरण होना चाहिए, मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद है। तो समाजवाद कुछ इन बातों के संदर्भ में है। आप देखें, यदि हम देखें तो संसार में जो है, पूरी दुनिया में समाजवाद की जहां तक हम बात करें, समाजवाद, देखिए समाजवाद में मार्क्सवाद आप कहते हैं, मार्क्सवाद, इसके अलावा साम्यवाद, मार्क्सवाद हम कहते हैं, साम्यवाद हम कहते हैं, और यदि हम तीसरे प्रकार के समाजवाद को देखें तो इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद जो विशिष्ट रूप है, जो समाजवाद का एक विशिष्ट रूप है। और अगर कहें कि भारत के संदर्भ में इन तीनों में कौन सत्य है, तो आप कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत के संदर्भ में सत्य है। ये विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। मार्क्सवाद और साम्यवाद जो है दो और प्रकार के समाजवाद के ही भाग हैं, और एक लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत में प्रचलित है, देखने को मिल रहा है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो समाजवाद की तो ये कुछ बातें हैं, इस पर समाजवाद जो है टिका हुआ है, इन कुछ बातों पर, जहां संसाधनों के समाजीकरण की बात की जा रही है। लेकिन भारत का समाजवाद कैसा है? भारत को समाजवादी होने की बात की गई है, क्या भारत इन सब बातों पर टिका हुआ है? अब यदि हम देखें कि भारत में समाजवाद किस किस्म का है, भारत में समाजवाद, भारत को जिस समाजवादी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, समाजवादी विचार जो भारत में हैं वो कैसा है, किस प्रकार से वो भारत में है, भारत में जो समाजवाद है वो क्या है, कैसा है, ये आप देखें तो देखें भारत में तीन बातें हैं। पहला तो आय की असमानता को दूर करें। भारत के समाजवाद की जो बात है, भारत में जो समाजवाद है, वहाँ पहला लक्ष्य देखें, आय की असमानता को दूर किए जाने की बात की जा रही है। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता
को दूर, जीवन स्तर में भी जो असमानता है उसे भी दूर किए जाने की बात की जा रही है। आय की असमानता को दूर किया जाए, जीवन स्तर की असमानता को दूर किया जाए और वंचितों का, मजदूरों का कल्याण, उनका उत्थान किया जाए। तो ये 3 बातें हैं जो भारत में समाजवाद के संदर्भ में है। जो भारत में समाजवाद है वो इन 3 बातों पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आय के असमानता को दूर की जाने की बात की जा रही है, जीवन स्तर में जो असमानताएं हैं देश के नागरिकों में उसे जो है दूर किए जाने की बात की जा रही है, यानी सभी को एक समान जीवन स्तर प्राप्त हो, सभी को एक समान आय और उन्हें प्राप्त हो, उसमें आय में जो असमानताएं हैं वो दूर हों और वंचितों और मजदूरों का जो शोषण है वो समाप्त हो, उनके कल्याण की यहाँ पर बात की गई है। तो ये समाजवाद भारत में है, ये दर्शाता है कि भारत में समाजवाद है। तो देखें यहाँ पर, अब भारत में समाजवाद की यहाँ पर जो ये 3 बातें की गई हैं, इन बातों में यह तो नहीं है कि संसाधनों का समाजीकरण कर दिया जाए, संसाधनों के समाजीकरण की बात नहीं हो रही, यानी समाज में संसाधन सभी को बांट दिए जाए समान रूप से, ऐसा तो नहीं कहा गया। इस वजह से भारत में जो समाजवाद है यहाँ पर दूसरी तरफ पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं फल फूल रहा है। भारत में पूंजीवाद भी उसी प्रकार से फल फूल रहा है जिस प्रकार से कि भारत में समाजवादी भाव है। अगर आप देखें तो यहाँ पर साफ साफ हमने कहा है कि समाजवाद जो है स्पष्ट रूप से पूंजीवादी विचारधारा का विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोधी है समाजवाद। इसमें समाज को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि भारत में तो पूंजीवाद फल फूल रहा है। इस दशा में हम कहेंगे कि भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक विशिष्ट स्वरूप का समाजवाद है भारत। ये एक विशिष्ट स्वरूप है समाजवाद का, जहां पर कि पूंजीवाद भी फल फूल रहा है। तो भारत में पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। इस प्रकार भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक विशिष्ट स्वरूप का समाजवाद है। इसीलिए भारत के समाजवाद को विशिष्ट प्रकार का समाजवाद कहा गया है। इसमें क्योंकि पूंजीवाद भी जो है फल फूल रहा है भारत के भीतर। तो यह भारत का समाजवाद है और भारत को इस प्रकार के समाजवादी बनाए जाने की बात की गई है। यहाँ पर ये 3 बातें जो हैं ये भारत को दर्शाती हैं कि वह समाजवादी है, वह समाजवादी हैं, लेकिन वह विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है क्योंकि भारत में पूंजीवाद भी भारत में स्थापित है, पूंजीवाद भी भारत में फल फूल रहा है। तो यह भारत का समाजवाद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का समाजवाद विशिष्ट प्रकार का है क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का सामाजिकरण भी है और साथ ही निजीकरण भी है। संसाधनों का सामाजिकरण है लेकिन साथ ही संसाधनों के निजीकरण यानी पूंजीवाद भी भारत में फल फूल रहा है। इस प्रकार से यह समाजवाद का एक विशिष्ट रूप है। तो भारत में समाजवाद का एक विशिष्ट रूप है। इसके अलावा देखें, समाजवादी जो बात यहाँ पर जोड़ी गई है, यह शब्द साथ में पंथ निरपेक्ष शब्द और यहाँ पर अखंडता शब्द और अखंडता, ये शब्द जो हैं ये 1976 के संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो हैं 1976 के भारतीय संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन से। तो उसके बाद ये शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। देखें, एक केस है DS नाकारा 1982 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया और इसमें बताया कि भारत में जो समाजवाद है ये पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करता है। तो समाजवाद को DS नाकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कुछ इस प्रकार से व्याख्या की गई, कुछ इस प्रकार से उसे जो है जोड़कर इस प्रकार से कुछ बताया गया कि यह पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ इस प्रकार से भारत के समाजवाद को वहाँ पर बताया गया है कि पालने से लेकर कब्र तक यह सुरक्षा प्रदान करता है।